ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 3 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिगो की खेती, नील की खेती कैसे की जाती थी। इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए दो मेन सिस्टम थे, निज और रैयत। निज कल्टीवेशन में प्लांटर वो लैंड जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होता था, वैसे लैंड में वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, नील की खेती करते थे। वो या तो लैंड यानी कि ज़मीन खरीदते थे या फिर ज़मींदार से रेंट पे लेते थे, भाड़े पे लेते थे और लेबर को हायर करके इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, नील उगाते थे। अब जानते हैं निज कल्टीवेशन के साथ क्या समस्याएं थी। निज कल्टीवेशन के लिए एरिया को बढ़ाने में प्लांटर्स को डिफ़िकल्टी हो रही थी, मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि नील की खेती केवल फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भरा पड़ा था और इसलिए प्लांटर्स को केवल छोटा छोटा प्लॉट ही हाथ लग पाता था, जबकि प्लांटर्स को नील के बागान के लिए बड़े बड़े ब्लॉक्स की, बड़े बड़े एरिया की ज़रूरत थी। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही लीज पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और उस एरिया से पीजेंट सबको, किसान को हटा दिया, लेकिन इसके कारण हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बनी रहती थी। लेबर का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। एक बड़े से बागान में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और लेबर की भी ज़रूरत उस समय पर पड़ती थी जब किसान अपने राइस कल्टीवेशन में व्यस्त होते थे। बहुत बड़े स्केल पर निज कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे प्लॉट्स और बुलॉक्स की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा में इंडिगो की खेती के लिए 2 प्लॉट की ज़रूरत होती थी। इसका मतलब है कि अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघा, 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 प्लॉट की ज़रूरत होगी। प्लॉट्स को खरीदना, हलों को खरीदना और उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पीजेंट से भी, किसानों से भी हल नहीं मिल सकती थी क्योंकि उन्हें भी इनकी ज़रूरत होती थी। जब इंडिगो प्लांटर्स को प्लग की ज़रूरत होती थी, हल की ज़रूरत होती थी, एग्जैक्टली उसी समय पर किसानों के प्लग्स और बुलॉक्स, हल और बैल जो होते थे वो उनके राइस फील्ड में, चावल के खेतों में व्यस्त होते थे। 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक प्लांटर्स निज कल्टीवेशन के अंडर एरिया को बढ़ाने में असमर्थ थे। जितने ज़मीन पर इंडिगो को उपजाया जाता था उसका 25% ही निज कल्टीवेशन सिस्टम के अंडर आता था और बाकी जो था वो रैयती सिस्टम के अंडर आता था। यहाँ पर बीघा का मतलब दिया गया है, ये लैंड मेजरमेंट का एक यूनिट है। ब्रिटिश रूल से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था, लेकिन बंगाल में ब्रिटिश ने इसका एरिया लगभग 1/3 एकड़ कर दिया। अब है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स। रैयत सिस्टम के अंडर जो प्लांटर्स होते थे वो रैयत को एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर करते थे। कई बार तो वो विलेज हेडमैन यानी कि गांव के मुखिया को भी रैयत की जगह पर, इसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रेशराइज करते थे और जो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते थे उन्हें प्लांटर्स की तरफ से बहुत कम इंटरेस्ट पर इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए कैश एडवांस में मिल जाता था। लेकिन लोन लेने वाले रैयत्स को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर इंडिगो की खेती करनी होती थी। प्लांटर सीड और ड्रिल प्रोवाइड करते थे, जबकि कल्टीवेटर्स सॉइल को प्रिपेयर करते थे, सीड को सो करते थे, बीज रोपते थे और क्रॉप की देखभाल करते थे। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें बंगाल में अर्ली 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में वर्कर्स को इंडिगो को हार्वेस्ट करते हुए दिखाया गया है। यह फिगर 1860 में कोल्सवर्दी ग्रांट के रूरल लाइफ इन बंगाल नामक वर्क से लिया गया है। इंडिया में इंडिगो प्लांट को मेनली पुरुषों द्वारा ही काटा जाता था।
इस फिगर में इंडिगो प्लांट को फील्ड से, खेतों से फैक्ट्री में लाते हुए दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। ये फिगर विलियम सिम्पसन्स द्वारा 1863 में बनाया गया था। इस फिगर में इंडिगो फैक्ट्री को इंडिगो फील्ड के नज़दीक ही लोकेटेड दिखाया गया है। इंडिगो विलेजेज यानी कि नील गांव प्लांटर्स के इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद इंडिगो प्लांट को इंडिगो फैक्ट्री के वैट्स में यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। डाई तैयार करने के लिए, रंग बनाने के लिए 3 से 4 वैट्स की ज़रूरत होती थी, कुंडों की ज़रूरत होती थी और हर एक वैट का अलग फंक्शन होता था। इंडिगो प्लांट से पत्ते तोड़कर एक वैट के गर्म पानी में वार्म वाटर में कई घंटों तक डुबोकर रखना पड़ता था। इस वैट को फर्मेंटिंग या फिर स्टीपर वैट कहा जाता था। जब प्लांट्स का फर्मेंटेशन हो जाता था तो लिक्विड बॉयल होने लगता था और उसमें बबल उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को बाहर निकाल दिया जाता था और लिक्विड को एक दूसरे वैट, जो कि पहले वाले वैट के जस्ट नीचे होता था, उसमें छान लिया जाता था। दूसरा वैट, जिसको कि बीटर वैट के नाम से जाना जाता था, इसमें सॉल्यूशन को लगातार हिलाया जाता था और पैडल से लगातार उसको बीट किया जाता था, खंगाला जाता था। जब यह लिक्विड ग्रीन और उसके बाद ब्लू हो जाता था तब इसमें लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी इस लिक्विड में डाल दिया जाता था। धीरे धीरे इंडिगो फ्लेक्स के रूप में यानी कि पपड़ी के रूप में अलग हो जाती थी और मडी सेडिमेंट जो है वो वैट के बॉटम में नीचे जाके सेटल हो जाती थी, जम जाती थी और साफ लिक्विड, क्लियर लिक्विड सरफेस के ऊपर आ जाता था। लिक्विड को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमे हुए सेडिमेंट यानी कि इंडिगो पल्प, नील की लुगदी, उसको एक दूसरे वैट, सेटलिंग वैट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। उसके बाद उसे प्रेस करके निचोड़ के बेचने के लिए सुखा लिया जाता था। वुमन यूजुअली इंडिगो प्लांट को वैट्स तक कैरी करके लाती थी। यहाँ पर एक वैट बीटर का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर इंडिगो वर्कर जो है वो अपने हाथ में पैडल लिए खड़ा है। इस पैडल का यूज वैट में सॉल्यूशन को हिलाने के लिए किया जाता था। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। यहाँ पर वैट का मतलब दिया गया है एक स्टोरेज वेसल या फिर फर्मेंटिंग वेसल, जहाँ पर इंडिगो लीव्स का फर्मेंटेशन होता था। यहाँ पर प्रोडक्शन के लास्ट स्टेज को दिखाया गया है। मजदूर प्रेस्ड किए हुए, निचोड़े हुए इंडिगो पल्प को काट कर उस पर स्टाम्पिंग कर रहे हैं। अब इसकी समस्या की तरफ देखते हैं। चूँकि रैयत को लोन दिया जाता था नील के प्रोडक्शन के लिए, जब कटाई के बाद प्लांटर्स के पास क्रॉप को डिलीवर कर दिया जाता था, पहुंचा दिया जाता था, तो रैयत को एक नया लोन मिलता था और ये साइकिल हमेशा चलती रहती थी। वैसे किसान जो लोन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हार्श है, कठोर सिस्टम है। इंडिगो प्रोडक्शन के लिए उन्हें जो प्राइस मिलता था वो बहुत कम था और ये लोन का साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता था। और दूसरी समस्याएं भी थी। प्लांटर्स चाहते थे कि किसान अपने बेस्ट सॉइल्स, जिस पर वो राइस कल्टीवेट करना प्रेफर करते थे, उस पर इंडिगो उपजाए। लेकिन इंडिगो की जड़ें इतनी गहरी होती थी कि वो सॉइल को रैपिडली, तेज़ी से एग्जॉस्ट कर देती थी, उसकी सारी ताकत खींच लेती थी। ज़मीन पर इंडिगो फसल की कटाई के बाद फिर वहाँ राइस नहीं उगाया जा सकता था, धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब है द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। मार्च 1859 में हजारों रैयत बंगाल में
इंडिगो उपजाने से मना कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला वैसे वैसे रैयत्स ने प्लांटर्स को रेंट पे करने से भी मना कर दिया और इंडिगो फैक्ट्री पर स्वॉर्ड, तलवार, स्पीयर्स, बोझ, एरो इस सब के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। औरतें पॉट्स, पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट्स ये सब लेकर लड़ाई करने के लिए निकल पड़ी। वैसे लोग जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनका सोशली रूप से, सामाजिक रूप से बायकॉट कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। और गोमस्ता जो कि प्लांटर्स के एजेंट होते थे, जब वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आए तो उनको पीटा गया। रैयत ने प्रतिज्ञा की कि वो इंडिगो उगाने के लिए ना तो कर्ज लेंगे, ना प्लांटर्स के लठियाल्स यानी कि प्लांटर्स जो स्ट्रॉन्ग मैन सबको रखते थे, उसको मेंटेन करते थे, वो लाठी लेकर चलते थे, तो जो लठियाल थे उनसे डरेंगे नहीं। 1859 में रैयत ने महसूस किया कि उन्हें लोकल जमींदार और गांव के मुखिया का भी इस प्लांटर के अगेंस्ट जो विद्रोह है इसमें सपोर्ट है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था, उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ लड़ाई लड़ी। दूसरे जगहों पर जमींदार खुद गांव-गांव घूमकर रैयत्स को प्लांटर्स के खिलाफ उकसा रहे थे। जमींदार प्लांटर्स के बढ़ते पावर के कारण नाखुश थे और प्लांटर्स उनसे लंबे समय के लिए ज़मीन ज़बरदस्ती ले लेते थे और इसी बात से प्लांटर्स उनसे गुस्सा भी थे। इंडिगो पीजेंट्स को लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी प्लांटर्स के अगेंस्ट इस स्ट्रगल में उनका साथ देगी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात से डरी हुई थी कि फिर से कोई दूसरा उसी तरह का विद्रोह ना हो जाए। जब इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब नील की खेती वाले ज़िले में, एक और रिवोल्ट की खबर उनके पास पहुंची तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 के विंटर में उन सारे रीजन्स का दौरा किया। रैयत्स को लगा कि उनकी दुर्दशा देखकर गवर्नमेंट को उनसे सिंपैथी है। बरासत में जब मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने यह नोटिस जारी किया कि रैयत्स को इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो इस नोटिस के आधार पर यह खबर उनके बीच फैल गया कि क्वीन विक्टोरिया ने इंडिगो की खेती ना करने का ऑर्डर दिया है। एडन पीजेंट्स को, किसानों को शांत करने और जो एक्सप्लोसिव सिचुएशन था, विस्फोटक सिचुएशन था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके एक्शन को रिबेलियन के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा सपोर्ट मान लिया गया, समर्थन मान लिया गया। जैसे जैसे रिबेलियन फैला, विद्रोह फैला, वैसे वैसे कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने रैयत्स के मैजरी, मतलब उनकी दुर्दशा के बारे में, प्लांटर्स के जोर जबरदस्ती और इंडिगो सिस्टम के हॉरर्स के बारे में लिखा। रिबेलियन से परेशान होकर गवर्नमेंट को प्लांटर्स के सुरक्षा के लिए मिलिट्री को बुलाना पड़ा और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया ताकि इंडिगो प्रोटेक्शन का जो सिस्टम था उसके बारे में इंक्वायरी किया जा सके। कमीशन ने प्लांटर्स को दोषी पाया और ये प्लांटर जो इंडिगो कल्टीवेटर के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे इसके लिए उनकी निंदा की। उन्होंने डिक्लेयर किया कि रैयत्स के लिए इंडिगो प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं था। कमीशन ने रैयत्स से कहा कि जो उस टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको फुलफिल करे और फ्यूचर में वो इंडिगो प्रोडक्शन के लिए मना कर सकते हैं। यहाँ पर सोर्स 3 दिया गया है, आई वुड रेदर बेक देन सो इंडिगो। चांदपुर के एक इंडिगो कल्टीवेटर हाजी मुल्ला, इनसे 5 जून 1860 में इंडिगो कमीशन के सदस्यों ने बात की। इसमें W.S. सेटनकर, जो कि इंडिगो कमीशन के प्रेसिडेंट थे,
ये सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिगो कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो WS सेटनकर थे। इन्होंने हाजी मुल्ला से पूछा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने रिप्लाई किया कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। फिर एक और सदस्य जो थे मिस्टर साले, उन्होंने पूछा कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? तो हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये इंडिगो कमीशन का रिपोर्ट है। रिवोल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया, धराशायी हो गया। लेकिन प्लांटर्स अब बिहार की तरफ ध्यान देने लगे। 19वीं सेंचुरी के अंत तक सिंथेटिक डाइज का भी डिस्कवरी हो चुका था और इसके वजह से उनके बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन एक्सपैंड करने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो बिहार से एक पीजेंट्स ने, किसान ने उन्हें चंपारण आकर वहाँ के इंडिगो कल्टीवेटर्स की दुर्दशा को देखने के लिए इनवाइट किया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा जो था वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण मूवमेंट का एक शुरुआत था। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे चैप्टर के बारे में जानेंगे।